she ever could say, but she knew how it frightened her, and she turned away and would not look at his face again. And he said, I want to live as an honest man, to get all I deserve and to give all I can, and to love a young woman who I don't. I would actually say that this is how difficult music is sold now. It's very difficult to pin down meaning behind the song, other than you can sort of move your body to it, kind of just like go along with the beat. That's the predominant experience, I think, that has now become music in the modern sense. Agar aap log kabhi, in my younger days, I had the chance of experiencing clubs and such. Uske andar to matlab that's totally what they're selling. They're not interested in really talking about any specific themes. It's just about being lost in the beat, right? And somebody once had a big argument with me that हदरे के अंदर समा जो मतलब होता है उसके अंदर भी यही हो रहा होता है, intoxication through music and through musical rhythms. But I think the big thing that is missed in a comparison like that is that there is a certain content and there's a certain telos. Telos का मतलब यहाँ पे ये कि goal होता है उसका एक. It's not just the pure enjoyment of sound for the sake of enjoyment of sound. It is part of a larger meaning creation process, which is not the case now with this kind of music. And I mean, and that, and आप लोगों में से मतलब इस पे disagree भी कर सकते हैं कि इस तरह की debates बहुत ज़्यादा हैं. So I mean, it's not completely settled. I'm just sharing my opinion, and I think there's room for lots of disagreement. So अगर कुछ और perspective है तो please share करिएगा. Actually जी, आप अगर 80s और 90s के गाने देखें जो western music के हैं, there are quite a few of them like this, जिनका meaning नहीं है और सिर्फ beat है. और इसके अलावा अगर आप शायरी में भी देखें तो आजकल Instagram वगैरह पे जिस तरह तानिया पहले कह रही थी, there are such people now who are just churning out content which has the semblance of poetry या music या meaning, but it doesn't have any. Right. One of the things that I'm interested in exploring for myself, matlab it's nothing that I can really talk about right now, but for a very long time I've had this interest in trying to explore Urdu poetry, because I find the concept of ghazal fascinating. कि उसके अंदर कोई मजमून नहीं होता, आप जो एक्सपीरियंस को अपने जो है वो शेयर कर रहे होते हैं इन अ वे, मतलब अशार जो है वो दो मिसरे मिलके कुछ किसी मौजू पे हो सकता है, फिर कुछ और मौजू आ सकता है, फिर कुछ और आ सकता है, एंड ऑफन टाइम्स मीनिंग एंड कंटेंट, अगर ओवर आर्चिंग कोई कंटेंट है तो वो सुनने वाले के हाथ में है कि उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए. बट खैर, दैट इज समथिंग. एक्चुअली आप लोगों में से अगर कोई वाकिफ हो, इनकी किताब है मेरे पास इधर, अभी तक मुझे पढ़ने का चांस नहीं मिला. नासिर अब्बास नैयर, उर्दू अदब की तश्कील जदीद. इन्होंने नौआबादियती और पस नौआबादियत अहद के उर्दू अदब के मुतालात, यानी कि ये भी अपना कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म डिस्कशन जो कि ऑफन मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके नैरेटिव में रह के बात कर रहे हैं, और उसकी उर्दू अदब की एवोल्यूशन को उर्दू अदब की एवोल्यूशन को एनालाइज कर रहे हैं. पर खैर, एनीवे, ये साइड इशू है. लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन. ठीक है तैमूर साहब? ये एक उस्मान का क्वेश्चन है, वो ले ले अगर तो. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आई वाज गोइंग थ्रू योर नोट्स, तो बल्कि दो क्वेश्चन हैं. एक तो था इसमें मुझे फील हुआ जिस तरह आपने पोस्ट मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिस्टिंक्शन ड्रॉ की गया है, वो काइंडली जरा आप ब्रीफली जरा डिस्क्राइब कर दे. दूसरी चीज ये है, जिस तरह यहाँ पे आप गजल की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे उसमें पढ़ने वाले का मीनिंग होता है, जिस सॉन्ग्स की हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न 80s के 70s 90s के सॉन्ग्स की, तो ये प्रॉब्ली उस कल्चरल एक्सप्रेशन की रिचनेस नहीं हो गई थी. आप उसको मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकती है, उसका मल्टीपल मीनिंग्स असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स आ सकती हैं. जिस तरह कोई बहुत डिवाइन या अच्छा
क्वालिटी लिटरेचर होता है, जिस तरह हम कहते हैं कुरान है, चले कुरान की एग्जांपल ले लें, तो उसका मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स अटैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड या रीडर का जो है। तो उसी तरह अगर कोई सॉन्ग है या कोई नॉवल है और आप उसका मल्टीपल फील्स या वो एसोसिएट कर सकते हैं मीनिंग्स, तो वो उसकी एक रिचनेस है, उसकी डेप्थ है उस राइटिंग की या उस कल्चरल एक्सप्रेशन सॉन्ग की। दूसरे पॉइंट पे पहले बात करते हैं। आई मीन मेरे ख्याल से देखिए रिचनेस को अप्रिशिएट करना इशू नहीं है। मेरी मतलब जो माय प्रॉब्लम्स विद दैट काइंड ऑफ richness is not because the richness is in the multiplicity of meaning, और वो तो अच्छी बात है अगर उसके अंदर मतलब मायने की तकसीर है, मतलब कसरत है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, मैं अब उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ फ्रॉम अ लिटरेरी पर्सपेक्टिव। बट लाइक आई सेड टू द अर्लियर पर्सन कि द प्रॉब्लम बिकम्स व्हेन the problem arises when this is commodified, and then this becomes part of a certain economic manipulation, right? And वहाँ पे जाके जो है ना, that is where it becomes problematic for me. Also when it remains unstructured. So देखें आप at one level अगर हम कुरानिक multiplicity of meanings की बात कर रहे हैं, there is still a larger overarching thematic which is in place. राइट अगर आपको इस तरह से बोला जाए कि द लार्जर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर स्टिल देयर, उसको मेटा रूल्स कह सकते हैं, कि आपका जो बेसिक गोल है वो अभी तक गारंटीड है। वो गारंटीड क्या है, उसको कभी हटाया नहीं जा सकता है कि भाई हम तलाश कर रहे हैं कि खुदा की रजा क्या है ताकि हम उसको बेहतर बजा ला सकें, राइट? इस तरह की एक ओवरआर्चिंग थीम आ जाती है जिसको रेंज अलाउ करती है, बट उस रेंज को उस तरह से कंटेन करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल अगर इसी दूं, इस्लामी तारीख के अंदर जो जदलियात होती थी मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में शुरू के, मैं मतलब उमैयद ज़माने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्रिश्चियंस अक्सर ये लेके आते थे कि देखिए कुरान के अंदर जो है नाहनू का मतलब जो प्लूरल है वी इस्तेमाल होता है और खुदा के बारे में, ठीक है, रॉयल वी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये तो मतलब वादानियत पे की दलील नहीं है, ये तो कसरत की दलील है, मतलब यू नो अपनी ट्रिनिटी की तरफ वो लेके जाते थे इसको। तो ये भी पॉसिबल मीनिंग तो है, आप कर ले जा सकते हैं, मगर देयर आर अदर रूल्स दैट यू वुड बी वायलेटिंग एंड देन यू वुड से ओके बट दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑफ द टेबल। इसको हम दूसरे रूल्स के साथ, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? वो एक रेंज फिर भी डीलिमिट की जाती है। द बिगर प्रॉब्लम विद कंटेम्पररी मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग इज देयर इज एब्सोल्युटली नो रूल एनीवेयर। That is where the problem arises. So it's not कि आप अगर एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप अगर एक फिल्म देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दी जाए कि सूजन वेगा के गाने के साथ साथ एक फिल्मों की अगर एग्जांपल दूं मैं, पल्प फिक्शन एक फिल्म है, क्विंटन टेरेंटिनो की काफ़ी मशहूर फिल्म है, उसके अंदर उसकी रेंज ऑफ मीनिंग्स उस फिल्म की बहुत ज़्यादा है, एंड टेरेंटिनो ऑफन मेक्स दीज फिल्म्स व्हिच आर like there are lots and lots of meanings possible, interpretations possible of those films, but again there is nothing to guide you कि the range has still been limited. वो नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहा है, right? So the multiplicity has sort of exploded to another level. That is where the problem is. So I hope you seeing मैं distinction डालने की कोशिश कर रहा हूँ, multiplicity within a range and then open multiplicity absolutely. ये पॉइंट है। दूसरा जो आपका पॉइंट था मैं भूल गया ऑलरेडी, पहला क्या था आपका? पोस्टमॉडर्निटी एंड पोस्टमॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस? हाँ देखिए वो वही है, मतलब उसको मुख्तसरन तो यही क्या कहूँगा मैं कि मैं पोस्ट मॉडर्निज्म से जब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई मीन द फिलोसॉफिकल मूवमेंट व्हिच आई काइंड ऑफ टॉक्ड अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट इन द लास्ट सेशन दैट आई हैड विद यू। आप लोगों को पता नहीं कितना याद है, मगर पोस्ट मॉडर्निटी से मेरा मतलब ये है कि जो आजकल की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, ठीक है, जिसके अंदर जो मॉडर्न बिलीव्स है ना ऑफ प्रोग्रेस एंड सच, ये बहुत हद तक चैलेंज हो चुके हैं एट द सोशियोलॉजिकल लेवल। तो मैं सोसाइटल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है पोस्ट मॉडर्निटी। इसको आप ब्रॉडली ऐसे कर लें कि पोस्ट 60s की बात हो रही है, क्योंकि 1960s में बहुत मेजर चीज़ें हुई थी दुनिया में। एक तो ये था कि द वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले इट वाज अ कंटेन्ड फिनोमेना, यूरोपियन पावर बहुत सीरियसली चैलेंज हो गया था, वेस्टर्न पावर चैलेंज हुआ था 60s में, एटलीस्ट नॉमिनली, मतलब नॉट नेसेसरली, मतलब रियलिस्टिकली न्यू इंपीरियलिज्म आ गई, इंपीरियलिज्म मगर पुरानी ख़त्म हो गई, ये हुआ था। और दूसरा ये हुआ था कि 60s के अंदर देयर वर दीज लाइक वेव ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप,
which led to a certain kind of disillusionment within the European project, within the Western project of modernity itself. तो उसके बाद की time period को मैं कह रहा हूँ post modernity, right? That's the basic distinction. One is philosophical, postmodernism, and the other is more societal, which is post-modernity. And I don't think we should compare the two. So like, we should confuse the two. Last time आप लोगों में से एक और आपकी साथी थी, वो individualism की बात कर रही थी. And मैंने उस वक्त ये कहा था कि I would say it's a post-modernity का issue है. Society के अंदर वो problem है, उसको deny नहीं कर रहे, मगर philosophically उसकी justification ऐसा कोई इतनी ज़्यादा seriously देता नहीं है. कोई और सवाल? नहीं? अच्छा. तो चले फिर दोबारा शुरू करते हैं. फाइल कहाँ गई? हाँ, तो मैं बात आई थिंक लास्ट मैंने ये पॉइंट ये छोड़ा था कि यूजेनिक्स हुए और फिर मतलब उस पूरे एक्सपीरियंस से मतलब अपना हॉलोकॉस्ट के एक्सपीरियंस से Europeans kind of woke up and raised a very serious critique of modernity from inside, and then they started paying more and more attention to the non-Western critiques of modernity or non-Western takes on modernity. अब उसकी मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए modernity जो है ना वो as a global phenomena is not just a Western phenomena. Modernity has affected all of us. हम लोग भी बैठे हुए हैं मतलब आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मिनिमली बहुत ही सिंपलिस्टिकली मतलब इवन दैट इज अस पार्टिसिपेटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड समहाउ. सो अगर हम नॉन वेस्टर्न रिएक्शंस की बात करें मॉडर्निटी की तो बहुत सारे रिएक्शंस को कंसीडर किया जा सकता है. दो जो मतलब मैं इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात कर सकता हूँ. एक आई वांट टू टॉक अबाउट इकबाल and again I'll summarize. Some of you might disagree with my take on Iqbal because it's not very charitable. मुझे इकबाल की टेक ऑन मॉडर्निटी से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है. और दूसरा जो है वो गांधीयन टेक है. गांधी ने किस तरह से मॉडर्निटी को डिस्क्राइब किया था. देखें अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इकबाल की जो किताब है प्रोज का जो काम है उसका फिलोसॉफिकल उसके अंदर एटलीस्ट ऑन माई रीडिंग इकबाल बेसिकली समराइज मॉडर्निटी को इस तरह कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि और रादर मॉडर्निटी को समराइज नहीं और आई मीन इसके उसका टेक जो है वो ये है कि he tries to show to the modern West that actually the Islamic civilization is more modern than the modern West, and it's better because it has this added element of spirituality built into it, as opposed to the modern one which is lacking spirituality. I mean उसकी वो बहुत ही famous सी statement है, मुझे exactly verbatim तो याद नहीं है अभी, मगर he says something to the effect कि the prophet or the revelation of the Quran sits at the cusp between ancient and the modern. मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड को मॉडर्न स्पिरिट को जो ओरिजिनल इम्पिटस मिला है ना वो एक्चुअली वेस्ट से नहीं मिला है, वो इस्लाम से मिला है. राइट. अब whether he is right or wrong is not my big concern. My bigger concern over here is to show to you कि modernity experience was experienced by some Muslim intellectuals to such an extent where they were trying very hard, even while they were criticizing it. ये वही वाली बात है कि some aspect of modernity was being celebrated and some aspect was being criticized. And उन दोनों को वो compare करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जी modern overall तो अच्छा है, इस पे छोटी बहुत मसले हैं वो हम fix कर सकते हैं as मुसलमान. Right? So he's trying to prove himself to be in a way more modern than the modern West. इसी तरह से अगर आप गांधी की क्रिटिक को कंसिडर करें, गांधी जो है वो एक्सप्लिसिटली ये कहेगा कि मॉडर्निटी जो है वो डिजीज है. राइट. ही यूजेस वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स. ही सेज समथिंग टू द इफेक्ट कि मॉडर्निटी इज अ स्पेसिफिक डिजीज और उसको वो टाई करेगा विद दिस ऑब्सेशन विद टेक्नोलॉजी एंड ही पॉइंट्स टू हाउ ट्रेडिशनल लाइफ फॉर्म्स हैव बीन डिसरप्टेड. अब गांधी की अपने प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं. वो ये कहेगा ऑन द वन हैंड कि Indian traditional life, by which he basically means the village life. ठीक है. Obviously यहाँ पे United India की बात हो रही है, but he'll say कि वहाँ पे जो है that is your traditional life form, and then you have the disruption of that life form through the introduction of modernity. अब वो वहाँ पे critique करेगा things like modern technology, specifically trains, right? Specifically the legal system, specifically the modern medicine system.
आप लोगों के अभी भी सेशंस रहते हैं हेल्थ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा. बट the only thing that I'm trying to share is that in the larger cultural manifestations of modernity, we should also consider non-Westerners. एंड नॉन वेस्टर्नर्स के अंदर भी आपको दो अलग अलग किस्म के रिएक्शन नजर आएंगे. एक मैंने इकबाल की एग्जांपल दी है, विच इज अ गार्डेड अप्रिसिएशन, राइट. एंड इनफैक्ट मतलब मेरे नजरिए में तो वो अप्रिसिएशन से ज्यादा इट्स एपिंग. Iqbal doesn't want to admit it that openly, but he is really, I think, suffering from a psychological lack of क्या कहना चाहिए, surety in his own tradition, and because of that he makes a very big effort to try to look to make Islam look modern. And then on the other hand, you have these kinds of rejections that you see at the hand of Gandhi. But even if we consider Gandhi's rejection, my larger question to you guys is, but can either of these people really escape being modern? ठीक है, इकबाल तो in a one sense तो वो तो own up कर रहा है उस modernity को, वो कह रहा है कि इस्लाम के अंदर है. मतलब वो उसकी अगर और डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, but just to give you a small example, basically the kind of empiricism that we see in the scientific revolution, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक फिनोमेना, एम्पिरिकल एविडेंस कलेक्शन. इकबाल कहेगा जी ये तो मुसलमानों के पास था. मुसलमानों को जो है वो ऑब्सेशन विद हिस्ट्री, जो मैंने आप लोगों को मॉडर्निटी की डिस्कशन में बोला था, इकबाल कहेगा जी वो भी है मुसलमानों के पास, राइट. सो इन दैट सेंस वो तो ओपनली मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर रहा है. बट समबडी लाइक गांधी हु इज इवन रिजेक्टिंग इट मच मोर vociferously, कैन दे डू इट? कैन दे रियली डू इट? I mean, now think about the kinds of mobilizations that Gandhi was responsible for. Gandhi, at the end of the day, very crucially depended on something like the print media in order to mobilize the masses. आप उसकी political mobilization के बारे में सोचे, it's a very quintessential form of political mobilization. ठीक है, the mass level of politics that he was able to practice. उसके अंदर, this is the kind of politics that you will not see emerging in the pre-modern times as much as you would see in his times. So despite celebrating traditional India, he was not apolitical in the traditional Indian sense. He was actually very political in the modern Western sense, specifically utilizing notions from the French Revolution. और वो जो mass mobility की बात है, उसके अंदर वो totally modern हो गया. चलें, अगर वो वाला aspect भी छोड़ दें, what did he end up creating? Right? What did he end up demanding? Freedom. फ्रीडम इन व्हाट शेप? इट्स नॉट जस्ट कि एक ब्लैंक फ्रीडम को की डिमांड की जा रही थी, साथ में उसको फ्रीडम किस शेप में चाहिए था? अ मॉडर्न डे स्टेट, राइट. सो इन दैट सेंस, अनफॉर्चुनेटली, इवन द condemnations of modernity cannot get away from borrowing certain aspects of modernity and then holding on to them, right? अब इसी के साथ साथ मेरा एक और क्लेम है कि अगर हम कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, इवन ट्रेडिशनलिस्ट थॉट. जी दानिश. सर, अगर हम गांधी की स्वराज मूवमेंट, यार दानिश, आप मुझे भाई बोल रहे हैं, ये सर बोलने की क्या जरूरत है? गांधी की अगर हम स्वराज या सत्याग्रह मूवमेंट को देखें, वो भी पॉलिटिक्स में इकबाल की तरह का स्टांस नहीं है कि एक मॉडर्न आइडिया को हिंदू स्टाइल में पेश करके उसको ये कहना कि एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी को बेहतर जस्टिफाई करेगी. एक्चुअली वो है तो सिंपल पैसिव बाइकॉट ही है, और वो बिल्कुल एक मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट एक डेमोक्रेटिक एक्ट है जो कर रहा होता है. जी मतलब हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल मॉडर्न है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर मॉडर्न एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, राइट. सो मतलब I mean I think we should always pay attention to differences and similarities both at the same time. मगर उससे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है, कंप्लीटली एग्रीइंग विद यू दानिश, बट बड़ा पॉइंट वो ये निकल रहा है कि rather than saying he is modern completely, is to say that modernity is inescapable. आप उससे बच नहीं सकते. अच्छा, और इसी तरह से अगर मैं ट्रेडिशनलिस्ट की बात करूं, राइट, and these are people that I myself have a lot of respect for, but I think I've said this maybe in passing before as well, because I like saying this a lot, but even the notion of being traditionalist is actually a modern phenomena, because you're picking and choosing how to enact your traditionalism. जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन द सेंस ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज थी, वहां पे कभी ये सवाल उठेगा ही नहीं कि मॉडर्निटी को रिजेक्ट करके ट्रेडिशन को अपनाना है. ये सवाल जहाँ पे उठ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपको मॉडर्निटी ने अफेक्ट कर दिया है बहुत सीरियसली किसी न किसी तरीके से, राइट. सो इवन योर ट्रेडिशनल सर्कल्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, डिस्पाइट व्हाटएवर क्लेम्स दे माइट मेक.
कि वी आर ट्रेडिशनल एंड वी आर नॉट मॉडर्निस्ट. ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मतलब वी कैन पार्स आउट, मतलब डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं. बट ब्रॉडली स्पीकिंग अभी मैं यही कहूँगा इस कल्चरल फिनोमेना के बारे में कि इसके साथ साथ एक और इशू कनेक्टेड है कि एक्चुअली अगर आप ट्रेडिशनलिस्ट मूवमेंट को देखें ना, ये भी एक तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है? आइडेंटिटी इन द सेंस के आप व्हाट काइंड ऑफ कल्चर you want to associate yourself with, what kind of cultural values you want to hold, how do you want to define your own identity, right? ये जो है ना, ये despite the traditionalists taking on the traditionalist garb, this is very much like, in some sense very much like your other modern identitarian movements. आप उसको एक फॉर्म तो हम सब जानते हैं उसको, being in virtue of being Pakistani, the national ethnic identities on the basis of which we demanded the creation of Pakistan, right? National ethnic identities on the basis of which basically all of the world was decolonized. National identities, ये वो है. दूसरा फिनोमेना क्या है आइडेंटिटीज का? ये आपकी अब जो है वो LGBT मूवमेंट्स का आपको नजर आता है. Similarly, feminist movements, right? They are all predicated on a certain notion of who I am and what is my notion of my authentic self. And it's basically derived from that. अब आप उसको inflect जिस तरह से भी करें, but the point is कि this identity movement issue is going to be, you know, the dominant domain in which politics is going to happen, right? And अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये इस तरह से politics का ये shape, मतलब instead of talking about principles, right? Even and one of the principles that the identity movements will actually hold on to is freedom. कि जी हमारा जो नेशनल प्रिंसिपल है, चाहे वो रेशियल हो, चाहे वो एथनिक हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, उसको वो दे विल ट्राई टू सेल इट इन द नेम ऑफ फ्रीडम, कि अलाउ अस रूम टू प्रैक्टिस व्हाटएवर इट इज दैट वी कंसीडर आवर ऑथेंटिक सेल्व्स टू बी. ठीक है. सो कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल आपको बार बार नजर आएगा, फ्रीडम वाला प्रिंसिपल. सो इन दैट सेंस दे आर स्टिल मॉडर्न. अब यहाँ पे एक और चीज जो कंसीडर करने की जरूरत है मेरे ख्याल से, वो ये है कि दिस फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देखिए इतनी तेजी से, राइट, दुनिया जो है, मतलब उसको मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस. बहुत सारे थियरिस्ट ने इसके बारे में बात की है कि द सॉर्ट ऑफ coming together of the world and the proliferation of identities on the basis of which these demands for multiculturalism, कि ये भी कल्चर वो भी कल्चर, सारे कल्चर जो है वो बराबर है, इक्वल है. In many ways this whole process is driven by the expansion of Europe across the world. ठीक है, colonization के जरिए ग्लोबल स्पेस को कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करना. इसके अंदर जो है ऑब्वियसली सबसे बड़ा हाथ जो है वो टेक्नोलॉजी का है. आप इस तरह सोचे कि गांधी की मैंने आपको क्रिटिक का बताया, ट्रेन्स की उसने क्रिटिक की है. इसी तरह से आप अगर नेटिव अमेरिकन कल्चर्स को देखें, उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी की क्रिटिक की है. ट्रेन एक ऐसी चीज थी विच अलाउड लाइक ह्यूज लैंड मैसेस टू बी कनेक्टेड, लाइक द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका वर कनेक्टेड विद द मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स. वो जो पेरिफेरी और सेंटर का डिस्टिंक्शन है ना, जो एम्पायर्स के टाइम पीरियड में फिर भी मेंटेन किया जा सकता था, आहिस्ता आहिस्ता इट्स गोइंग अवे. Which is not to say कि अभी हमारे पास नहीं है underdeveloped pockets. There are definitely underdeveloped pockets, but the connectedness of the underdeveloped pockets with the developed pockets is increasing, is at a much faster rate. And that's what I mean when ये सारी चीजें जब एक साथ जब इस तरह से तेजी से करीब आना शुरू होंगी, then it becomes very difficult to be able to maintain कि जी my cultural identity is superior compared to some others, right? And in this phenomena, what you see is this a broad position of multiculturalism developing, and hence a certain kind of identity politics developing. As long as I can claim to some kind of cultural authenticity on my part, that itself becomes legitimating. It is equally valid as something else, right? As opposed to sort of through a process of debate, you figure out which values are more important. Any kind of cultural authenticity just becomes the dominant domain in which people's political demands will be articulated. अब यहाँ से अगर दूसरे पॉइंट पे मूव करें, करेक्शन ये है कि it's not just that the world is being connected at such a fast pace,
but rather I'm underlining now the fast pace wala aspect. The fast pace has been going on, like has been increasing at such a rate, even if you consider something like just within the European movements, within Europe, you will see lots of different movements arising. आपको अगर last time जो politics पे जिन्होंने भी बात की होगी, I'm sure they must have talked about different kinds of political ideologies, right? Conservatism, fascism, Marxism, liberalism, इतने सारे isms जो है ना, जो proliferation हो रही है, and people are sort of sequentially going through all of these isms, or societies are going through all these isms at a much faster rate. This can also be appreciated in a very different way, in a very different cultural domain, specifically the domain of art movements. आप लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे, Cubism, Dadaism, Surrealism, Expressionism, Impressionism, all of these isms that have just come one after the other as different kinds of movements. This is 200-300 साल के अंदर इतने ज़्यादा है, ठीक है, that it's difficult to sort of find similar things happening in the pre-modern time, which is not to say that there were no different styles of painting, for example, or no different styles of literature writing before, but it's the pace at which things are going to be changing. And everybody at some point or the other, whenever they're bringing about a change, will position themselves as anti whatever happened before them, right? So it's not just that modernity positions itself as anti-tradition, जो उससे पहले आई है, ठीक है? But within modernity, you will see एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हर कोई अपने आप को पिछली वाली मूवमेंट के साथ पोजीशन कर रहा है और उसकी क्रिटिक कर रहा है. So to consider some of the examples, and maybe I'll show you some pictures over here. Let me share my screen actually. अच्छा, अब ये शेयरिंग कहाँ से होती है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है नजर. देखें, ये जो है ये एक टिपिकल डोमिनेंट डोमिनेंट कह रहा हूँ, ये टिपिकल एग्जांपल है क्यूबिस्ट पेंटिंग की, ठीक है? यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज नजर आएगी वो है टू डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेप्थ नहीं है इधर कोई, राइट? अब इस तरह की आर्ट मूवमेंट्स में क्या हो रहा था? What they were trying to challenge was this notion that art has to mimic or art has to represent the real world somehow, जिसके अंदर perspective और जिसके अंदर डेप्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है. आप मतलब एनीबडी हुज डन एनी बेसिक पेंटिंग विल अंडरस्टैंड कि आपको 3 डायमेंशनैलिटी कैप्चर करनी होती है. 2 डायमेंशनैलिटी पे वो कितना बड़ा एक शैडोज का गेम है, पर्सपेक्टिव का गेम है, मतलब इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बट इन्होंने पर्पसली इसको इस तरह से बनाया है 2 डायमेंशनल स्पेस, एंड दैट्स व्हाट दे डूइंग. व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? देयर बिग पॉइंट वाज दैट द रोल ऑफ द मीडियम से क्या मतलब है, यहाँ पे जिस चीज के ऊपर तख्लीक हो रही है, आर्टिस्टिक क्रिएशन बनाई जा रही है, उस चीज को जो मीडियम है उसको हाईलाइट करने की जरूरत है, कैनवस को हाईलाइट करने की जरूरत है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं एज अपोज टू समथिंग एल्स, राइट? स्टैचू नहीं है, ये पेंटिंग है. द पेंटिंग शुड नॉट लुक लाइक अ स्टैचू. सो दैट इज व्हाई दिस होल क्यूबिस्ट मूवमेंट, अगर आपने पिकासो वगैरह का नाम सुना हुआ है, सो यू नो दीज आर सम ऑफ द, पिकासो का भी क्यूबिस्ट मूवमेंट था. इसी तरह से आप देखिए इम्प्रेशनिज्म, दिस इज अर्लियर ऑन, राइट? क्यूबिज्म इज अ 20th century phenomena. Impressionism is more of a 19th century phenomena. इसके अंदर जो है the whole attempt was to try to describe, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने डेप्थ मेंटेन की हुई है, ठीक है, पर्सपेक्टिव मेंटेन किया हुआ है, but impressionism still is sort of in that domain कि यार we are not trying to represent the real world outside, but the impressions that the world creates upon us, right? The impression that the world creates. So उसको यहाँ पे something of the quality of the image is being tried to, so उसको ज़्यादा accentuate कर दिया गया. इसी तरह से एक और मूवमेंट है एक्सप्रेशनिज्म. इसकी ये सबसे मशहूर तस्वीर है, पेंटिंग है द स्क्रीम, बहुत सारे लोगों ने देखी हुई होगी. एक्सप्रेशनिज्म बिकम्स मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन हाउ टू डिस्क्राइब योर इनर फीलिंग्स, राइट? एक्सप्रेशन इज लिटरली व्हाट इट मींस कि आपकी जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इंटीरियर फीलिंग्स ऑफ द पेंटर, राइट? सो यहाँ पे जो है वो मतलब इसके ऊपर बहुत डिस्कशन है पेंटिंग के ऊपर, वी डोंट नीड टू गेट इनटू इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू डिफरेंट sort of representations of art movements. And ये अभी मतलब ये 2-3 ही है, मतलब this is a very endless list, one can go on and on. और मैं आर्किटेक्चर के बारे में जानबूझ के बात नहीं कर रहा ताकि मतलब मेरी जो superficial knowledge है वो तैमूर साहब पकड़ ना लें, but maybe he can explain that at some point. नहीं आप कर सकते हैं, मुझे तो इतना नहीं आता. नहीं खैर है, अभी आर्किटेक्चर को छोड़े, मगर वैसे I mean, one of the things that you will see, right, in modern architecture, I mean, actually, I'll give you an example.
from my own experience, University of Johannesburg, उधर मैं एक जमाने में होता था, वहां पे उन लोगों ने जो पूरा आर्किटेक्चर बनाया है, it is very minimalist in a sense, in some sense, and you see big chunks of concrete being used as like the main building block, right? And it's a classic example of your modernist architecture, in which, matlab, they are not trying to beautify it; they're celebrating the materials through which the thing is being created. बड़े-बड़े columns हैं, ठीक है? और जो आपकी जो 3 classic elements हैं ना architecture के अंदर, as far as I understand of modern architecture, glass, bricks, and your क्या कहते हैं उसे, the other the cement. इन तीनों को उन्होंने highlight किया और इन तीनों से इन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनाई है. आप अगर वहां पे खड़े होंगे, you will feel that this place is just lacking in beauty. At least I used to feel. I mean, a lot of people disagreed with me that this place was lacking in beauty, but it was a very classic example of how a certain colonial regime, I mean, apartheid का time period था ये South Africa में जब ये बनी थी University of Johannesburg, उन लोगों ने modern art form को अपने आप को replicate करने की कोशिश की थी अपने architecture में, right? A lot of people remember that as, oh, इन लोगों ने ये बनाया था इस तरह से so that the power of the regime, of the apartheid regime, can be shown in its minimalism. But I don't think it was just a game of power. क्या हम आप जो है अपनी brute force, क्योंकि आप उसको समझे, मतलब आप पूरी आप ये जो पेंट हटा दें यहाँ से अपनी बिल्डिंगों से ना, आपको सिर्फ कंक्रीट नजर आ रहा है डायरेक्टली, उसकी फील ही डिफरेंट होगी. इट्स अ वेरी रॉ फील, एंड yes, it's connected to a certain display of power, but also at the same time it has a certain conception of what counts as architecturally valid, right? So इस तरह की मूवमेंट्स आपको काफी ज्यादा नजर आएंगी आर्किटेक्चर के अंदर. I mean, in general, art forms के अंदर आपको नजर आएंगी. Let me unshare my screen. अच्छा, तो खैर, anyway, sorry, actually एक और चीज मैं यहाँ पे कंसीडर करना चाहता हूँ. Let me share my screen again. And मैंने ये डाउनलोड करके रखी थी. आप लोग जरा, अभी आप लोगों को क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? अभी तो शेड नहीं है, आप नजर आ रहे हैं. मैं नजर आ रहा हूँ. अच्छा, मुझसे बेहतर कुछ नजर आने की कोशिश. ये क्या नजर आ रहा है? जी, वो आ गई पेंटिंग. अच्छा, एंडी वॉरहॉल का नाम सुना है किसी ने? जी जी. यहाँ पे काफी आर्टिस्ट भी हैं इस ग्रुप में ना, जो ट्रेन्ड आर्टिस्ट हैं. ट्रेन्ड आर्टिस्ट है, चले, वेरी गुड. So then, okay, so then can somebody identify the painter of this thing? Van Gogh, yes. Yes, Van Gogh. And इसका मैंने actually बता दिया, एंडी वॉरहॉल. अच्छा, अब देखिए दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे. And I want you guys, so let me call upon, कौन है यहाँ पे trained artist? ये जो ये ताहा आरे असल में मेहर है, ये आर्टिस्ट हैं. तो मैं अपने आप को जो है वो जरा अनम्यूट करके मुझे बताएं, इन दोनों पेंटिंग्स में आपको इन टर्म्स ऑफ एफेक्ट, यानी कि आप पे जो तासुर हो रहा है, इसकी तासीर में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है इन दोनों पेंटिंग्स के बीच में? वाली ज्यादा अच्छी लग रही है. अच्छी तो लग रही है, मगर इसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें कि मतलब मैसेज क्या है पेंटिंग के अंदर, कुछ मैसेज निकाल सकती हैं आप? This is obviously Van Gogh की जो है is about a certain pair of shoes, and they almost take on a characteristic of their own, like an individual. And the Andy Warhol is more about objectification. I mean, it is an object. The shoe itself is an object, but in the Van Gogh, it has a personality or an individuality or some sort of specificity about these specific shoes, and then you can read on into it. But the other just रिकॉन करें ना थोड़ा सा और करें. इन जूतों को देख के आपको क्या सेंस आ रही है कि what kind of personality is being described over here? A worker class, a peasant perhaps. I mean, that was of course the kind of subject matter, the kind of people that Van Gogh looked at. This is more of an urban. The other jute are very urban, stylish, fashion. I mean, right. You can reach to heels if you want to, fetishize it, or right.
mass produced. I don't know. You could go on into that, but Right. it is a definitely- very different characteristic. So I mean, देखिए अब ये itself, I think this is a very interesting thing that's happening within art. कि यहाँ पे with Van Gogh, you're actually able to sort of pinpoint a certain individuality to, जैसे आपने मतलब बोला मेहर ने, to these shoes, right? And there's a certain immediate sort of sense that maybe he's valorizing, celebrating the working class. Over here, it's not really clear, at least to me, that there is any kind of valorization going on, right? It's not really clear that there is any kind of so it's not very clear what kind of reaction he wants you, Andy Warhol wants you to experience with this kind of a depiction. Maybe it's a comment. I mean, some people have interpreted this as a comment on mass consumer societies. But the point over here is that, again, the message that the message over here is not very clear. Okay, what kind of reaction is this supposed to elicit within us, right? ये मतलब ये कर क्या रहा है, इसका function क्या है? Specifically, इसका social function क्या है? If anything, I think what ends up happening with something like this, with Andy Warhol's picture, is that you just end up seeing the image, and the image is all that there is. The meaning behind the image is boom, it's gone, it's lost, right? And that again is an example of the kind of changes that we're seeing at such a fast pace within particular art movements. With the seduction of the image, yes, that's a good way of putting it, right? He's just trying to take you in with the image, like with that musical experience. Susan Vega wala gaane ka. Yeah, so not exactly subject matter, but whatever is in front of you, that is what you're seduced by. Whatever the beat is playing, your body starts moving to that without any consideration of the subject matter. Right now, yahan pe, I think what's happening is, like, I mean, my bigger point over here is, like, why is this happening? Look, there's a certain process in which the culture is becoming increasingly commodified. ये जितनी भी art movements के बारे में मैंने अभी बात की है, all of these people were interestingly sort of positioning themselves as avant-garde, ठीक है? Basically the front guard, मतलब a kind of like a revolutionary figure leading the movement, challenging the dominant norms. And इसके अंदर initially your artist develops as a certain kind of figure who's challenging the societal norms, is challenging what are the dominant ways of perceiving, what are the dominant ways of appreciating beauty. इसके अंदर एक बड़ी famous example है Marcel Duchamp की urinal. अगर आप लोगों ने, let me actually pull that up as well. किसी ने सुना है urinal के बारे में, जो आर्टिस्ट हैं क्लास में? काफी फेमस है. तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी इसने. ये फाउंटेन इसने इसका नाम रखा था, and he submitted it. देखिए, this is 1917. That's also interesting, right? He submitted it to an art exhibit, and this is actually a urinal, right? But he submitted it, and there was a huge controversy. One of the things that Duchamp was trying to do with this was he was trying to call into question the role of the artist. So as opposed to the artist being somebody who makes something, who creates something, his point was the artist should be seen as somebody who elicits ideas, who provokes thought. Right? So basically challenging lots of boundaries. Matlab, one boundary that is very obvious over here is he's challenging the boundary between artist and a philosopher. Right? Challenging the boundary between art and the boundary between creation and reuse. So the point over here is, मैं इसे भी example इसलिए दे रहा हूँ कि, अच्छा, by the way, I mean, if people notice, I mean, the curvatures and all of these things, I mean, there was a long discussion about this when this happened, when he submitted it. Some people compared this to the
classic curvatures of your statues. And they try to sort of even compare it to classical statue making. But anyway, the bigger point over here is that Damien Hirst. Okay, good. Yeah. So if you आप लोग जब हम लोग और discussion करेंगे, please feel free to add things over here. So the point over here is that all of these artists were viewing themselves as challenging tradition in some way or the other, and they were positioning themselves as these radicals or people who are breaking from the past. The examples over here are meant to make one point, that the notion of being radical for the sake of being radical seems to take on increasingly this dominant sort of क्या कहना चाहिए, seems to take on a life of its own, right? And this change for the sake of change, obviously these artists would disagree and they would say no, they were serving a specific purpose, but this ideology of change is getting so constantly instantiated कि कोई ना कोई चीज उनको मिलती है पिछली वाली ट्रेडिशन में जिसको वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं. एक लेवल पे तो ये हो रहा है आर्टिस्टिक मूवमेंट्स के अंदर, पर दूसरे लेवल पे जो दूसरी चीज हो रही है इंटरेस्टिंग एंड विच इज माय बिगर कंसर्न इज के व्हाट इज this avant-garde moment, right, in which the artists think they're enacting a big critique of the system, is actually lost on the masses. ये सारे के सारे आर्टिस्ट जो है ये मैनिफेस्टोस भी लिखते थे बैठ के, ठीक है, to explain what they were doing to the public, but the public was constantly getting lost. And if you ask typically, अगर आप मतलब अभी भी लोगों को सामने बिठा के कॉलेज एजुकेटेड स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यूएस के अंदर, आप उनको कंटेम्प्रेरी आर्ट के सामने या मॉडर्निस्ट आर्ट, अच्छा बाय द वे आर्ट के अंदर जब हम मॉडर्निस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वी डोंट मीन modernity in the classic sense, right? Art के अंदर हम जब modernist कहते हैं that's more postmodern. But खैर, anyway, the bigger point is that most people do not understand this art. They don't understand what's going on. They don't understand that somebody like Marcel Duchamp was bringing about all these challenges with this particular kind of a thing. What they understand is, yaar, bas kuch ho raha hai. Something is happening. Now, then you got to ask yourself the question, okay, agar awam ko samajh mein nahi aa raha, but the avant-garde is posing itself as the sort of revolutionary speakers speaking on behalf of the masses. So what exactly is going on if the masses don't even understand what they're trying to do, what their representatives supposedly are trying to do, and why and how come this whole system of art production is put in place and sustained in its place? And this is where I think it becomes very important to understand that even a supposedly revolutionary critical moment in art actually gets co-opted. Co-opted by whom? Co-opted by your patrons. Patrons कौन है? इस तरह के आर्ट को सपोर्ट करने वाले आर्टिस्ट जो एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ पे जो पैसा लोग फेंकने जा रहे होते हैं वो कौन होता है? They're not your masses, right? They are basically institutional funders, right? When we talk about institutional funders, we mean museums and such, or we mean very big and rich, like sort of elite group of people, the 1% of the world, right? Now, why are they gobbling up this kind of stuff when this is precisely, let's say, अगर आप Andy Warhol की बात करें, अगर Andy Warhol जो है वो उस तस्वीर के अंदर supposedly if he's criticizing consumerist culture, if he's criticizing capitalist value, if he's criticizing commodification of shoes and production of shoes, इस तरह की चीजों को अगर वो criticize कर रहा है, तो जिन लोगों को criticize किया जा रहा है वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो जाके वो paintings खरीद रहे हैं. So you see how there's like a very interesting dynamic set up. मैं जिनकी तनकीद कर रहा हूँ वही मेरे पैसे दे रहे हैं ताकि मैं उनकी तनकीद करता रहूं और उसी चीज को सपोर्ट भी करे जा रहे हैं, right? So this is a very sort of, some people have called this a schizo culture, right? A schizo, like schizophrenia यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. There's a very fractured sense in which the object of the critique is actually co-opting your critique, and I would say one should not view this kind of critique, co-option of the critique, as being done by individuals. Rather, there's a system in place in which any revolutionary gesture gets co-opted. अब यहाँ पे मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, revolutionary gesture gets co-opted. इसको to put it in the terms जो हमने पहले बात की थी modernity के बारे में, reason का function modernity के early stage में क्या था? Critique. ठीक है, हर चीज को critique करो. And they did to a very large extent. They were able to do that. But वो जो revolutionary potential था उसका, जिसकी basis पे French Revolution आई, जिसकी basis पे
आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशन आई, जिसकी बेसिस पे आपकी हेशियन रेवोल्यूशन आई, जिसकी बेसिस पे मतलब डीकोलोनाइजेशन भी है. That increasing potential of thought, of reason to engage in critique is getting co-opted. आपको मतलब आप लोगों ने कितनी बार इस बंदे की तस्वीर देखी होगी? चे गुवारा का नाम सुना है ना आप लोगों ने? जी कह रहे हैं, सुना. चले, चे गुवारा की ये तस्वीर is probably one of the most sort of famous pictures of Che Guevara, right? Now this guy is a militant Marxist. Right? I mean, he literally fought against the new colonization of the world by US and Latin America, and then he went over into Africa. और वहाँ पे भी उसने बड़ी liberation struggles के अंदर ना काम किया था. Now the point is, this image, who stands for basically anti-capitalist, anti-imperialist, all of these things. ये इमेज आपको अब हर दुकान में, आप कहीं भी जाए किसी पोस्टर की दुकान में आपको मिलेगा. कप्स पे लगा हुआ है, बैग्स पे लगा हुआ है, बैजेस बनी हुई है, टी शर्ट्स बनी हुई हैं, इसको बेचा जा रहा है. It's become the revolutionary gesture has become part of the co-option process of capitalism. कहने का यहाँ पे मकसद ये है मेरा कि capitalism has this wonderful ability to co-opt its own critique and commodify it. Right? I hope I'm clear कि modernity के जो different aspects थे, जिसके अंदर एक aspect था reason का, जिसका काम था critique करना, उसका revolutionary potential बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है. और उसका revolutionary potential जब खत्म होता जा रहा है, you see that not just at the level of commodification of art, commodification of culture, but you also see that at another level. I mean, मैं पाकिस्तान की अगर example लूँ, कोक स्टूडियो की अगर बात करें, ये कोक स्टूडियो फिनोमेना क्या है? वल्लाह आलम, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोक स्टूडियो, I mean, is this a corporate policy, right? And if you imagine, कोक स्टूडियो जो है वो अपने आप को किस तरह से सेल कर रहा है. आप लोगों ने उनका देखा था 2016 में मेरे ख्याल से उनका आया था ए राहे हक के शहीदों, right? Where they got a bunch of Pakistani musicians to sing that, and what you see over there is they constantly portray themselves as modernizing tradition, right? But also at the same time, are they not using this as a way of promoting their brand? It's not being, right? Definitely they're using it as a way of promoting their brand, and they're paying lip service to your two big ideological things in Pakistan. Okay? One is the worship of the state, Pakistani state. The other one is the worship of the religious system, right? Islam. इन दोनों को उन्होंने, I thought राहे के शहीदों जो कोक स्टूडियो का वर्जन था, that was a classic example of how capitalism has a potential to co-opt everything. आप उसमें देखें, मतलब फर्स्ट उस co-option की लेवल क्या थी कि आपकी ट्रेडिशनल जो एक पिक्चर है ऑफ अगर वो पूरा आप लोग वो नज़म जो है ना वो पूरी पढ़े, उसके अंदर उन्होंने आखिर में आके ये कहा है कि 1965 के जो वॉर हीरोज थे, they are going to be welcomed by Hassan and Hussein and Fatima and Aisha. I mean, it's amazing, right? पहले आपको उस नैरेटिव को आपको co-opt किया किसने? स्टेट ने. 65 के अंदर नूरजहां ने आके उसको गाया, स्टेट ने co-opt किया कि भाई हमारे जो शहीद हैं, जो हमें हमारे मुल्क को बचाने जा रहे हैं, उनका दर्जा तकरीबन वैसा ही है जो करबला के शहीदों का था. ठीक है, फिर उस नैरेटिव को कोक स्टूडियो ने आके दोबारा अपने पर्पसेस के लिए co-opt किया. और while at the same time they're trying to push the narrative of we are the bridge builders between tradition and modernity, and they constantly push the narrative in Pakistan, as far as my experience is, कि जी जो आपकी जो यूथ है जो एलियनेट हो रही है ट्रेडिशनल म्यूजिकल फॉर्म से, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. आई मीन अब हद ये हो गई है कि अभी पिछले महीने हमने यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटी पे अजीज मैं कह रहा हूँ, सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, फरीद अयाज को और एंसेम्बल को बुलाया था हमने. वहां पे मुझे जितने पाकिस्तानी मिले कॉन्सर्ट पे, आप लोग गेस करें वो क्या आके कह रहे थे? जी ये वही लोग हैं ना जो कोक स्टूडियो पे आते हैं. I mean, you know, like anybody who's familiar with the forms of Qawwali, I would actually consider it a form of insult. That this is the way through which we are recognizing our like, you know, one of the most, I mean, traditional forms of music practice within South Asia. And it's such a unique practice to South Asia that Coke Studio has now become the emblem through which they will be recognized across the world.
एनीवे कहने का मकसद मेरा यहाँ पे क्या है कि कल्चर की इंक्रीजिंगली कमोडिफिकेशन हो रही है। ये मॉडर्निटी के जो 5 एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर कैपिटलिज्म जो है वो दोबारा सबसे ऊपर उभरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल था वो इनका आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। ठीक है, इसको इसी रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल का आपको अप्रिशिएट करना है कि मॉडर्निटी का रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल और किस तरह से डाइल्यूट होता जा रहा है। आप ये समझें कि मास मूवमेंट्स ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है वेस्टर्न थिंकर वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स का कि जी अमेरिका के अंदर, अमेरिका तो एक एग्जांपल है, बट बेसिकली लार्ज जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट लेट कैपिटलिस्ट जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर वर्कर्स मूवमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली तबाह होती जा रही है। उनके चांसेस फॉर ब्रिंगिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विच विल ऑल्टर द शेप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो आपके कैपिटलिस्ट क्लासेस के हाथ में कंट्रोल था ऑफ यू नो द बिग कंपनीज, उसको चैलेंज अब नहीं किया जा सकता है। इस तरह से समझे कि यूनियनाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, स्ट्राइक्स, मास मोबिलाइजेशन, एक आइडिया था पुराना 19th सेंचुरी मार्क्सिज्म का, लेट 19th सेंचुरी मार्क्सिज्म का, कि जी अगर वर्कर्स कलेक्टिवली स्ट्राइक में एंगेज करें, वो पूरा पहिया जाम, जिसे हम लोग पाकिस्तान में भी कहते हैं ना पहिया जाम हड़ताल, कि वो पूरे सिस्टम को वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो इंक्रीजिंगली अब आपको नजर नहीं आता उसका पोटेंशियल। उसको को-ऑप्ट जो है वो जोहा यहाँ पे बैठी हुई है, वो मेरे साथ क्लास में उन्होंने पढ़ा भी था, हर्बर्ट मार्कूजा एक बहुत ही फेमस मार्क्सिस्ट है, उसने इसके ऊपर बहुत लिखा था कि ये हो क्यों रहा है। इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर कैपिटलिज्म जो है इज विनिंग द डे बाय नॉट जस्ट गिविंग यू दीज इल्यूजन्स ऑफ फ्रीडम, राइट, कि आपको कमोडिटीज खरीदने से आप जो है योर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, योर सेंस ऑफ फ्रीडम इज अचीव, बट ऑल्सो थ्रू दिस डाइल्यूशन कि अब आप देखें now the name of the capitalist classes is actually not those who own, because we all own, right? Especially अभी ये पाकिस्तान के अंदर ये phenomenon, इसको मैं ऐसे explain अगर करूं, if people are not familiar with like these financial movements, आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 2017 में, if I remember correctly, 2017 में ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि जी जो पेपर वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की वो नहीं होती है जो मार्केट वैल्यू होती है, और वो इतना ज्यादा उसमें डिफरेंस होता है दोनों में कि द पीपल आर एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टैक्स मनी, राइट, कि आप पेपर पे वैल्यू कुछ और डिक्लेयर करते हैं 10 लाख करते हैं और आप चीज बेचते हैं 2 करोड़ की फॉर एग्जांपल, एंड द गवर्नमेंट इज लूजिंग इट्स टैक्सेस। सो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए ऑफिशियल नैरेटिव ये था जी, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इससे यहाँ पे लीगल मनी भी बहुत आ रहा है, स्मगलिंग भी इंकरेज हो रही है, ब्लैक से व्हाइट पैसे करने के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो है लोगों ने यहाँ पे इसको कहा कि जी पेपर वैल्यू को ज्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू, राइट। मगर अब यहाँ पे आपको you have to understand the machinations of capitalism. What they're actually doing is all this stuff that they said that देखिए जी हम ये लोकल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कि जो आपके जो एवरेज लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर सके, ताकि जो बेसिकली जो इन्फ्लेशन ऑफ प्राइसेस हो रही है ऑफ लैंड उसको कंट्रोल किया जाए। दैट इज नॉट, आई थिंक, द बिगेस्ट गोल ओवर हियर। द बिगेस्ट गोल ओवर हियर इज दैट वंस यू आर एबल टू सेट अप दीज सिस्टम्स इन प्लेस where the paper value reflects the market value much more accurately, then you are able to actually invite foreign investors in Pakistani markets much more easily. इसके लिए फाइनेंस के अंदर एक प्रॉपर टर्म इस्तेमाल होता है, इसको कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, लैंड इतना ज्यादा क्रूशल है वहां पे कि ऑल द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आर आइंग दैट, एंड दे हैव बीन कंप्लेनिंग टू द गवर्नमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जी इस प्रॉब्लम को ठीक करें, हमें आपकी रियल एस्टेट मार्केट की रेगुलेशंस अभी तक समझ में नहीं आती हैं, आप इसको एक दफा ठीक करेंगे, देन वी विल बी एबल टू स्टेप इन। व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज, डिस्पाइट व्हाट कैपिटलिज्म इज सेइंग कि जी यहाँ पे जो है वो हम लोकल मार्केट की बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट। इट इज सेटिंग अप द पाकिस्तानी रियल एस्टेट एनवायरनमेंट so that foreign investors can come and take up. I hope that was sort of clear from what I explained. If not, आप लोग मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा सवाल जवाब में. But the bigger point of all of this is to tell you what, कि even in moments where something like
Oji, the state is actually trying to bring about amelioration of the social environment where we will progress, we will increase our taxation basis. All of these things are happening. Really, the backstory is that world capitalism, global capitalism is still increasing its reaches. अगर आप लोगों को ये एग्जांपल थोड़ा मुश्किल है कंसीडर करना, दूसरे तरीके से कंसीडर कर लें. देखें, ह्यूमन राइट्स की बात होती है. ह्यूमन राइट्स की बात होती है. ह्यूमन राइट्स के अंदर कॉन्स्टेंटली ये बात की जाती है कि जी मूवमेंट ऑफ लेबर जो है, सॉरी मूवमेंट ऑफ पीपल जो है अक्रॉस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको इंक्रीज करना चाहिए, राइट? बट we actually have not seen that happening. What we have seen happening is increasing access of capital across the world. So आप इस तरह समझें कि मैं अमेरिका में बैठ के I can invest in the Asian stock market, I can invest in the European stock market, I can invest basically anywhere in the world. And trading is happening 24/7, 24/7. स्टॉक मार्केट जो है ना वो यहाँ पे यूएस के अंदर 9:30 to 4:30 उसकी मार्केट खुलती है स्टॉक्स की, मगर और इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक ऑप्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, they are open 24/7. So the point is that capitalism's engine is still going along very smoothly, while all the other facets, right, जो हमने बात की थी modernity की दूसरे facets की, reason, science, progress, freedom, all of those things, state as well, is constantly being undermined. The big point, I mean, an even bigger point that I want to derive from it, for our discussion from the culture, क्योंकि cultural manifestations की बात हो रही है, वो ये है कि देखें ये सारे cultural changes जो है ना, छोटे मोटे लेवल पे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कि तब्दीलियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, डिमांड फॉर फ्रीडम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आइडेंटिटी मूवमेंट्स बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं. बट एक चीज जो कंटिन्यूअसली सिंस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी एज अ कल्चरल फिनोमेना ऑफ मॉडर्निटी has been increasingly on the rise and is solidifying itself is world capitalism. इस तरह से समझे कि यूरोप जो है वो बाहर गया क्यों? यूरोप अपने मतलब उसने कॉलोनाइजेशन ऑफ दुनिया क्यों? Exploitation of resources, access to cheaper resources, access to bigger markets, and that's exactly what happened with the deregulation. पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ. IMF जो है, it's a tool of international capitalist classes through which they are basically trying to control Pakistan's economic interests, right? And now अब देखिए पाकिस्तान दोबारा इतनी ज़्यादा डिस्कशन पाकिस्तान में चल रही थी अभी ये लोन वाली सिलसिले के मामले में. But even if they don't go to IMF, even if they realign with China, has China followed a different model? No, it hasn't. It's basically a different form of capitalism. Official नाम उन्होंने अपना अभी तक communism रखा हुआ है, but structure उनका वही है capitalism का. कहने का मकसद दोबारा again just to underline, and with this point I'll finish over here, that whether some aspects of modernity are going on or not, whether certain aspects of modernity, relativism, individualism, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, इसका एक्सपीरियंस एट द इंडिविजुअल लेवल हमारा अच्छा है कि बुरा है. एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है मुझे, और आई थिंक वो अनफॉर्चुनेटली एनालिसिस में बार बार मिस हो जाती है. देखिए पाकिस्तान के अंदर nobody discusses, as far as I know, nobody really discusses how capitalism is strengthening its tentacles within Pakistan, right? And when I say capitalism, I'm not just talking about Jagirdar log. I'm talking about world capitalism, how that is increasingly. Gwadar ka pura project dekh le, right? The road building aspect, all of these things, that phenomena of modernity is unfortunately without a fail constantly on the rise. So Francis Fukuyama का एक बड़ा famous thesis था ना, end of history वाला, कि liberal democracy have won. I will slightly modify that and I will say it's not liberal democracy that has won. If some aspect of modernity that is undying and gaining more and more momentum, it's bloody capitalism. Right? I'll end with that point. अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लें. That is a very interesting point where you end. That's exactly where Kamil Saab brought his discussion to an end. Okay, now even nations don't matter. The real reality is world capital. He was talking. I mean, you know, मेरे लिए जो एक चीज है वो important है, especially यहाँ पे अगर artist किस्म के लोग बैठे हुए हैं. I mean, is to creatively think of ways in which we can challenge this. Because look, अगर art वाली बात हम करें, I think it's very easy to women's movements, LGBTQ movements, US or a Western environment के अंदर at least,
And I'm not saying कि मतलब there are certain oppressions that we should ignore or whatever. I mean, Palestinian resistance, इस तरह की चीजें वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है. And I've been involved in those kinds of movements since like I was a teenager. But I think creatively challenge करना capitalism को, ये सवाल जो है ना, इसका जवाब मुझे खुद समझ में नहीं आता. It's like वो एक मौमा है जो हल नहीं हो पाता क्योंकि इसकी इतनी amazing capacity है हर चीज को co-opt कर लेने की. राइट तो जो लोग आर्टिस्ट लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरी तरफ से उनके लिए सवाल है कि आप लोग की क्रिएटिव एनर्जीज किस तरह से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. ये एक सवाल है. और दूसरा सवाल ये है कि एज रिलीजियस पीपल, what are the forms of resistance to capitalism that we can mount? And I think over here, at least at my, the level at which I would say, and it's very simple, there is nothing profound to it. But capitalism basically works, iska jo basic engine hai, it's on the creation of desire. And I think jo hamari rahbaniyat keh raha hu, sorry, Zahid, जो हमारी ज़ुहद की ट्रेडिशन है, right? That is the crucial element, right? In which again we can tie it to certain notions of जी खुदा हमसे ये चाहता है या मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए. Environment का यहाँ पे बहुत बड़ा issue है. How to deal with environment, उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की है, but that's something that most people talk about. But I would ask religious people to seriously put their minds and think about how we can disrupt the logic of capitalism along with the artistic folks. I think हमारा sense of responsibility जो एक individual feel करता है वो बहुत कम है, because, and I just don't mean like हमारी societies में, but overall generally the impact that probably one individual can have. For example, हम अब अपनी प्रोडक्शन के लिए हम थिएटर में काम करते हैं तो हम थिएट्रिकल प्रोडक्शंस के लिए हमें स्पॉन्सरशिप्स एक्वायर करनी होती हैं. एंड वन बिग क्वेश्चन दैट वी ऑलवेज हैव टू आस्क आवरसेल्व्स एज अ ग्रुप इज कि हम किस तरह के कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स के पास जाएं. वी कैन गो टू समवन लाइक कोक, बट इन इफेक्ट अगर हम उनकी पॉलिसीज से एग्री नहीं करते हैं, सो वी ट्राई एंड अवॉइड दैट. बट वी ऑल्सो नो कि अगर मुझे पाकिस्तान में काम करना है, वी ऑल्सो नो दैट दे आर पेट्रोनाइजिंग द आर्ट. So for a lot of people, it's a question of, ठीक है, फिलहाल in the short term, we're gonna go with this. Keep your morality aside because आपकी, बड़े in the bigger picture, they're helping you out. And so what if a few people drink coke and इस तरह की चीज हो जाती है. And then in other aspects as well, अगर आप environment के भी हिसाब से लें या किसी भी उस चीज में लें, everybody feels like उनका individual impact is very limited in the face of capitalism. But I do feel कि अगर even on a smaller basis जब आप इस तरह की चीज करते हैं, and when you don't go for such sponsors or when you don't patronize certain brands, you are able to disrupt on a little bit. Like in Pakistan, it's very disturbing for me to see that you have big stars like Myra Khan या दूसरे फवाद खान या दूसरे जो stars हैं who are very famous, they will be patronizing soft drinks, जिसका हमें पता है कि it has a huge impact on health. But वो इस तरह से अब कोक ने अपने आप को embed कर लिया हमारी consciousness में कि it's okay, आप नूरजहां का एक गाना गा लेते हैं, कोका कोला पिला दो, और वो आप everybody thinks Coca-Cola is all nice and it's just really great. But उसका impact क्या है, like literally हमारी generations पे, we are not really thinking on that level right now. तो मेरा सवाल ये होगा कि I mean, yes, we are not thinking, and I mean, this is the case in most of the world, right? But what are some of the ways in which we might challenge? I mean, that's the bigger issue, right? I mean, how? So to give you an example, I mean, ये मैंने Johannesburg में देखा था. So they got around this whole problem of it's a very experimental form of community, but they got around the problem of corporate sponsorship by engaging in street theater. And the participants would be typically drawn in from literally the audience, and there would be an open invitation. Now, obviously, that requires that artistic notions of creation, मतलब have to be changed. कि भाई artistic creativity होती क्या है?
ये वो वाला आइडिया नहीं रख सकते कि जी नापा के अंदर कोई अकेडमी के अंदर कोई ट्रेन लोग हैं, वही लोग जो है वही सिर्फ थिएटर पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? बट I mean, that is one experimental form of community, of artistic community that did take shape and it did sort of flourish over there. And from what I understand, लाहौर में, तैमूर साहब आप शायद जानते हो, एक ज़माने में इस तरह का एक collective भी होता था, which eventually maybe there were people associated with the older generation, but that collective ended out. I mean, they used to have spaces where people could just go and reside, and they were basically doing जिसको आजकल की terminology में crowd sourcing कहा जाएगा, right? They were generating funds that way. But anyway, I mean, I understand, मतलब ये मुश्किल phenomena है, but इसलिए मैं कह रहा हूँ कि how do we put our heads together and strategize on these issues? So one thing that we do over here is, और जो भी आपने भी बात की है, like crowdfunding is one way in which you can sort of disrupt this. It's on a very बहुत basic level पे होता है, at least in this part of the world. US वगैरह में फिर भी crowdfunding has a big, but one thing that मैंने यहाँ पे मिडिल ईस्ट में देखी है और I think पाकिस्तान में भी शायद हो रही है कि अब लोग patrons को reach out करना शुरू हो गए हैं. They start reaching out to the audience and they say कि this entire concept is taking place कि अगर आप हमारे काम में invested हैं, even in journalism for that matter, जो independent publications रहना चाहती हैं, they don't want any corporate sponsors to back them. तो वो लोगों को कहते हैं कि if you believe in the kind of work that we're doing, invest in it. It's a relatively disruptive model in the sense कि आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप believe कर रहे हैं हमारे काम में, तो फिर आप इसमें invest करें, आप हमें donations दें, आप subscribe करें. That's one way of going about it. If you don't wanna run through an agenda, like हम अपनी productions में हम नहीं चाहते हैं कि कोई agenda put forward करें, तो या तो हम इस तरह के लोगों के पास जाएं, sponsors के पास, who we know will not interfere in our content, or we literally reach out to the community at like every event and we tell them, look, we're trying to do this for the community, so please try and become a part of this. पर अगर किसी के पास कोई creative idea है तो please let us know, because we're always struggling with funds and all of that sort, so that would really help. हम funding की बात कर रहे हैं, how to sort of collect funding in a I mean where there's money talk, तो फिर तो बड़ा काफी tricky काम हो जाता है, because I feel the only जो मुझे बहुत glaring distinction नजर आती है वो is in the state of having and in the state of being. So on a personal level, और उसके अंदर अगर आप उसके अंदर आप कर सकते हैं capitalist system को tackle. मेरे पास कितनी चीजें हैं as opposed to मैं खुद क्या हूँ, या मेरे पास you know non tangible चीजें या skills या कितनी knowledge है, उसके अंदर आप कर सकते हैं. but I don't know अगर आप commodification और आप पैसों की बात करते हैं, फिर उसके अंदर कितना escape किया जा सकता है. अगर मैं यहाँ पे ना सॉरी अब थोड़ा सा आई थिंक हम लोग उस पे निटी ग्रिटी में चले गए हैं, विच इज गुड. आई मीन बट मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करूँ, I think there's like a bigger problem which I feel especially within Muslim societies afflicts this discussion of developing a critical attitude towards capitalism. देखिए पाकिस्तान के अंदर ना we need I think a bigger theoretical discussion about capitalism. Unfortunately जो तनकीदी गुफ्तगू है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करती है कि जी इंटरेस्ट जो है वो हराम है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. दैट इज अ वेरी नैरो एंड रिडक्शनिस्ट, मतलब इसका जवाब भी बहुत तेजी से आ जाता है एक्चुअली. मतलब रिबा और इंटरेस्ट के दरमियान फर्क है, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो जाती है. बट आई थिंक द मोर डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज व्हाट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट इन मोर डिटेल. एंड उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली I don't think we can expect our traditional ulama to be our allies. अगर यहाँ पे कोई है उन सर्कल से बिलोंग करता है तो I say this with utmost respect, but I do think ये जो इस्लामिक बैंकिंग का जो पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट चलाया है, right, unfortunately this is one of those things in which they are legitimizing some of the most vile forms of capitalism. आप लोग ये मैंने आप लोगों को शायद शुरू में एक दफ़ा बताया था, आजकल मैं टोटली फाइनेंस की दुनिया में घुसा हूँ. मतलब मैं लिटरली आई एम बिकमिंग अ CFA, so you know all the derivative products I have to study this in detail to the level where I will be able to teach at business schools and such.
But the point is कि मतलब those wild forms of speculation are being passed off as Islamically halal. Now, my problem is not really with this fiqhi बहस कि जी ये ठीक है कि नहीं है, मुदारबा मुशारका ये सारी चीज़ें, और आप जो है वो लीजेस को किस तरह जस्टिफाई करते हैं, ग्रेजुअल ओनरशिप ऑफ, अगर आप लोगों ने देखा हो वो बात इस तरह करते हैं कि घर को ओन कौन करता है जी, बैंक अभी जो है वो आपका 1/3 ओन कर रहा है, आप जो है 2/3 ओन करते हैं, जितनी आप पेमेंट्स देते जाते हैं इस तरह से, तो वो कहते हैं जी ये दिस इज नॉट एक्चुअली इन इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब देयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग फिकी बहस उस पर घुस के उसको जस्टिफाई कर देते हैं. But I think at the more like fundamental human level at which we talk about, you know, the kind of dissatisfactions that are created in a life of commodification, I think that is where the discussion needs to happen. And उसको कौन करेगा पाकिस्तान के, मतलब मेरे जैसा तो नहीं करेगा कोई, but आप लोग जो वहाँ पे based है, you are familiar with the kinds of things that are happening over there. You know, I would hope अगर वहाँ पे कोई इस तरह से discussion हो रहा है, that gets prospered at some level. And if there is and if there, I mean, if you guys need inspiration, उसके लिए तो बहुत मवाद है, मतलब literally at the जिसको हम लोग अक्सर ये लोग you know movements में जिसको कहते हैं the anti-globalization movement. The anti-globalization movement has created a lot of literature. Participatory economics का पूरा literature develop हुआ है, anarchist economics का literature develop हुआ है. All of those things can be used, you know, to sort of challenge this. I mean, I'll tell you, one of the big intellectual hurdles in challenging capitalism from an Islamic basis is obviously going to be your laws of inheritance. Because laws, क्योंकि वो Quranically based हैं, तो उसको अक्सर इस तरह से interpret किया जाता है कि देखिए जी, private property that goes from father to son or from one generation to another basically is Islamically halal. और फिर उसको basic building block बनाया जाता है जिसके ऊपर पूरी capitalism को justify किया जाता है. Right? These are typical intellectual moves that the ulama classes will engage in when they discuss capitalism. इस तरह की चीजों को ना काउंटर करना जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर ये होगा कैसे ये मुझे खुद नहीं पता. I think you raised some very, I mean, the crucial issue of our times, which somehow seems to be a blind spot, and I think we should have a discussion on this. At this point, I would like to introduce Dr. Numan Beg from Habib University, who is visiting, and Saeed Umar Shaukat, he used to teach at IBA. है ना जी? या आप कहाँ पढ़ाते थे? IBA में? जी झक मारता था IBA में पढ़ाना, पता नहीं. तो अब सॉरी आपने क्या नाम? नदीम सर? नुमान बेग. नुमान बेग, अच्छा अच्छा. हबीब यूनिवर्सिटी एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत दिलचस्प इनका काम है. इनकी टॉक है इनफैक्ट थर्सडे को ऑफ रिचुअल जिक्र प्रैक्टिस इन द बाजार, जोड़िया बाजार. बहुत इंटरेस्टिंग. इनकी थीसिस का नाम है ग्रीड एंड गॉड. ग्रीड एंड गॉड, मनी एंड मेडिटेशन इन द बाजार. अच्छा अच्छा अच्छा. तो आपका नुमान साहब, any input from you, any points of reflection? I wasn't here for the entire discussion. I just stepped in. अच्छा. So, जी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि as religious people, how would you imagine the disruption of the capitalist system achieved, you know, like sort of brought about by religious people? I was initially, maybe you weren't here for that time, but I was basically talking about capitalism is basically, you know, the basic engine of it is desire. And at that level, the formation of the self, that the religious sort of, you know, the formation of the religious self, वो बहुत important है. जिसके अंदर desire को disrupt करना, मतलब I think वो हम लोग को ज़्यादा inculcate करने की ज़रूरत है. But other than that, I don't know, you know. And so any reflections on that? I think this is a valid point. बिल्कुल सही कहा आपने. Capitalism जो है वो desire के ऊपर ही थ्राइव करती है और उसी को डिजायर को वो एक इस तरह की कैफियत में ना मुब्तला कर देती है. उसमें इंसाइट करती है डिजायर को, ख्वाहिश को, जिसको हवस बोलते हैं. और कुरान में भी इसका हवस का जिक्र है. उर्दू पोइट्री में काफी हवस पे जिक्र है कि वो पहले हवस जो होती ख्वाहिश थी, ख्वाहिश का जो ओरिएंटेशन है खुदा की तरफ हुआ करती थी, या एक मोरल इम्पेरेटिव था कि आप ख्वाहिश को, अपनी डिजायर को
टेक इट इनटू द अदर, इनटू द गॉड। लेकिन अब वो कैपिटलिज्म जो 150 साल में जो इकोनॉमी बनी है, मार्केट इकोनॉमी, उसने डिजायर का रुख पूरा चेंज करके मार्केट की तरफ और मनी की तरफ, विच इज ऑल्सो वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो डिजायर पे तो बिल्कुल ये थ्राइव करता है। आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री देख लें, आप हर तरफ वो डिजायर को इंसाइट करते हैं, खास तौर पे जो बच्चों की, कि उनको वो इतना मुब्तला कर देते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट एरियाज, क्रिएशन ऑफ वांट्स, मतलब उस पे इंजन चल रहा है। हाँ, अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने आप को खाली सा महसूस करते हैं, यू नो, यूर लाइक एन एम्प्टी सब्जेक्ट। तो इस पे तो बस यही है कि हाउ टू शेप वन ओन डिजायर विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस कैपिटलिस्टिक ईथोस। एक बिल्कुल कैनिबलिस्टिक टाइप का बन गया ना वल्चर कैपिटलिज्म। इसको बड़े मुख्तलिफ तरीकों से कसिनो कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, कि इट्स लाइक अ कसिनो नाउ वेयर यू गैम्बल एंड लूज और प्रॉफिट, इस तरह से मामला चल रहा है। तो सब बिल्कुल इंसान तो इसमें एक वो है, पुर्जा है, और कैपिटलिस्ट फोर्सेस इसको कैसे शेप कर रही हैं, कंट्रोल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही हैं। जी, देखिए इसमें एक चीज अगर मैं बोलूँ ना कि आई थिंक इंटेंशनल कम्युनिटीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अक्सर ये, और मेरे ख्याल से हस्तनीस की मुझे जो अच्छी सबसे ज्यादा बात लगती है वो यही है कि एक तरह की इंटेंशनल कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आई थिंक हम लोग को एट दिस स्टेज ऑफ हिस्ट्री ये भी रियलाइज करना चाहिए कि कौन सी स्ट्रगल जो है वो की जा सकती है और कौन सी स्ट्रगल नहीं की जा सकती है। Exactly. At this stage, I don't think we can take on the full machinery together. But if we can form these zones, right, in which like-minded people can come together, reflect on these issues, and मतलब उसी में I know in a way एक तरह से defeatism वाला attitude है, शायद कुछ लोग अगर तनकीद करें मेरी कि जी आप तो बिल्कुल ही डिफीटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रेवोल्यूशनरी आपने सारे आइडियाज छोड़ दिए हैं। मगर आई थिंक अभी जो है ना मोमेंट ज़्यादा उसका है रिफ्लेक्शन का और ऐसी कम्युनिटीज़ बनाने का कि यहाँ पे बैठ के हम सोच सके और अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स के बारे में बात कर सके, एंड जो जाविया कल्चर एक तरह से उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। अच्छा उमर साहब, इस हाल से एक शायद आपके जहन में अभी ना हो, हमारा जो प्रोग्राम है इसका इन 3 थियोरेटिकल और आर्टिस्टिक पहलुओं के अलावा एक चौथा है सोशल एप्लीकेशन, जो दोनों साल चल रहा है जी। उसमें एक एंगेजमेंट है विद सोशल इश्यूज इन द रेल्म्स ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हेरिटेज। So 2 people take on a project which has a concrete output at the end of the day. तो जैसे in a sense it is a political statement कि ये जो उस्मान लोगों की टीम है ये सबील के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, which is like a counter to the bottled water. I mean it is atrocious. Yeah. Just think about what, well I would अगला सेशन असल में नुमान साहब का इसी पे है और रिसर्च मेथोडोलॉजीज। तो ये उस्मान कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उमर साहब, मैं मतलब मेरा थोड़ा आई डोंट नो इफ इट्स अ क्वेश्चन और कमेंट और मिक्स ऑफ कमेंट्स। 2-3 चीजें थी। एक तो मुझे फील हो रहा था कि आज का जो सारा हमारा टॉक था इट वाज क्वाइट इन इट्स सेंस, मेरी एक फीलिंग थी तो बड़ा डिसरप्टिव था विदाउट बाउंड्रीज में। कोई क्लियर कट टेंडेंसी या सेंट्रल थीम मुझे नजर नहीं आ रहा था अदर देन क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी या मॉडर्न वे ऑफ व्हिच is perfectly fine with me because मेरी thought process by and large is aligned with what you are saying. लेकिन how to actually tackle it in a very tangible and measurable form, ये actual question है ना। For example, जिस तरह आप इकबाल का reference दे रहे थे reconstruction of religious for Islam, तो probably मेरी opinion ये थे because he was living in a time जहाँ पे modernity की जो negative aspects है, negative connotations है, were not very visible. Holocaust वगैरह, World War II वगैरह ये चीजें नहीं हुई हुई थी, इतना ज्यादा एक critical किस्म का culture नहीं था, individualistic किस्म culture नहीं था जो कि अब आया है 90s में और 2000s में आया है। तो he had to adopt that lens, जिसकी वजह से उनकी कुछ limitations थी, तो उनको इस्लाम को in a modern light दिखाना पड़ा था। उनको जो लोग थे उन्होंने उसकी नेगेटिव कॉनोटेशंस को एक्चुअली सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया था, जो कि उस एज के साथ आ रही थी, उस टाइम पे विजिबल नहीं हुई थी। तो
the point actually that I am trying to say is कि जिस चीज को हम बार बार modernity या capitalism कह रहे हैं, उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि natural हैं शायद human nature के साथ. They were existing in pre-modern cultures as well. For example, wealth creation है, prosperity है, good life है. ये जो aspects हैं, ये मुसलमानों ने या उससे पहले जो pre-Islamic times उसमें भी societies they wanted to achieve them. तो why are we so critical if modern man wants to achieve it? एक तो चीज मेरा ये है, पॉइंट पहला ये. दूसरा ये जिस चीज को हम कैपिटलिज्म कह रहे हैं एक्चुअली, इज इट रियली कैपिटलिज्म और जस्ट ह्यूमन ग्रीड? बिकॉज अगर आप देखें जिस तरह ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आया था, तो आई थिंक आपने भी ये लास्ट लेक्चर में बात कही थी, इट्स जस्ट सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो कैपिटलिज्म इन इट्स एसेंस वो तो खत्म हो गया हुआ. इट्स मोर और लाइक एक क्या कहना चाहिए, एक सिंबॉलिक मशीन है जिसको आप परपेट्रेट कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन इन दैट सेंस वो कैपिटलिज्म तो नहीं है. कैपिटलिज्म तो फ्री मार्केट फोर्सेस के ऊपर ऑपरेट करता है. तो उस हिसाब से अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी एंटरप्राइज लॉस में जा रही है, बैंक्रप्सी में जा रही है, तो शुड बी अलाउड टू गो बैंकरप्ट. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो नहीं होनी चाहिए उसमें, मार्केट फोर्सेस ने ही डिक्टेट कर रही है. तो इज इट रियली कैपिटलिज्म और जस्ट ह्यूमन ग्रीड और वीकनेस जो कि कैपिटलिज्म का सहारा ले रही है उस चीज को परपेट्रेट करने के लिए? ये दो मेरे पॉइंट्स. देखिए, जहाँ तक सेकंड वाला पॉइंट है उसके अंदर यस ह्यूमन ग्रीड का एलिमेंट है उसमें बेशक. मतलब जितनी भी चीजें हम सोसाइटी लेवल पे बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करती है ना, मतलब उनकी at the psychological emotional level, right? But the point is not ke, oh, if it's human greed, then that means capitalism cannot be critiqued, because capitalism is a social structure. Actually Noman साहब इस बारे में ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, मैं तो फलसफा पढ़ता हूँ, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मगर देखें एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ह्यूमन ग्रीड अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है. There might be another social structure through which human greed might not be able to do the kind of things that capitalism allows human greed to do. That's the bigger issue over here, right? So I'm not saying human greed is not at fault, but it's rather that human greed gets channeled in certain specific ways of organization of the economy or of society, which makes it much more destructive. So that's the, I mean, आपको मैं अगर एक example दूं, देखें ये आइडिया आना कि जी अगर मुझे कंपनी ओन करनी है, इस ओनरशिप के क्लेम को मैं 10 मिलियन क्लेम्स में डिवाइड कर सकता हूं और वो हर एक क्लेम को जाके बेच सकता हूं. ये आइडिया जो है ना, इसको कहा जाता है स्टॉक. दैट इज व्हाट अ स्टॉक इज. ये आइडिया किसको आया है? ये मतलब इस वेस्टर्न कैपिटलिज्म का बड़ा एक क्रूशियल मोमेंट है ये आइडिया आना कि जी पैसा जो है ना उसको फिएट मनी बना देना, एज अपोज टू किसी कमोडिटी गोल्ड के साथ या सिल्वर के साथ किसी एक्चुअल जो इसे कहते हैं ना जो नेचुरल चीज है, मतलब जिसके अंदर एक मादियत वाला एलिमेंट है, वो उसको हटा के सिर्फ कि गवर्नमेंट कहेगी कि ये जी इतने का है, एक पेपर है, उसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी है. हमारा लफ्ज जो है वो लिटरली मतलब मेरे लिए दिस इज द मोमेंट ऑफ द मतलब आइडोलेट्री ऑफ द नेशन स्टेट, कि वो ही अपने आप के पास एरोगेट करती है कि हम मतलब अदम से वजूद में लेके आ जाएंगे वैल्यू को. ये कहेंगे कि ये जो चीज है ये इतने वैल्यू की है. वैल्यू होनी चाहिए थी खुदा के हाथ में, ठीक है, हम अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू से भी उसको कुछ कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि दिस एब्सोल्यूट क्रिएशन ऑफ फिएट इकोनॉमीज, ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म. अब इसका किरदार कितना है इसके अंदर, कि जो आपने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की आपने बात की, इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत बड़ा किरदार है वेस्टर्न कैपिटलिज्म का, क्योंकि उन्होंने देखें वो क्रैश कैसे हुआ था. मेरे पास एक क्लेम है, मुझे पता है कि आपके पास से पैसे आने वाले हैं मेरे पास, मैंने उस क्लेम को ले जाके तैमूर साहब को बेच दिया. तैमूर साहब ने कहा अच्छा उमर के पास पैसे आने वाले उस्मान से, उन्होंने जाके जोआ को बेच दिया, जोआ ने जाके किसी और को बेच दिया. कोई एक्चुअल चीज नहीं हो रही है, तबादला नहीं हो रहा है. This is a pure speculative exchange that is happening of a claim upon claim upon claim, और वो बने जा रहे हैं. बट इसीलिए तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई ना. अमेरिकन हाउसिंग मार्केट का क्राइसिस पूरी दुनिया में फैला गया. So this is specific, this is not human greed. समझे, जो टेक्नोलॉजी से मतलब कंप्यूटर नहीं बात कर रहा हूँ,
मतलब द मैकेनिज्म दैट इज एक्सप्लॉइट हो गई है, उस ह्यूमन ग्रीड को कंट्रोल भी किया जा सकता था। तो ये पॉइंट है। इंटरजेक्ट के हमारा टाइम क्योंकि इट्स रनिंग आउट, so can we take a last question comment from Faraz and then just sort of जी बिल्कुल बिल्कुल conclude। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक तो मेरा ये पॉइंट है कि हमारा प्रॉब्लम जो है it seems to be with blind capitalism, जहाँ पर कैपिटलिज्म विदाउट बाउंड्स। तो अगर लेट्स से रेगुलेटरी अथॉरिटीज कुछ करती हैं या हम लोग लॉबी करते हैं फॉर रेगुलेशन, तो परहैप्स वी कैन यूज द टूल्स दैट वी हैव बीन afforded by capitalism itself to make sure we place limits on it. That's my question. Can we do something like that? Do you think that would be sufficient? Yeah, do you think this is still an experiment? Second चीज ये है कि in the interest of practicality or in the interest of getting things done using the greed wala element of capitalism, do you think that's okay? Yeah, do you think that's obviously wrong? Let's say अगर मुझे कुछ काम को अच्छा cause करना, let's say मुझे स्कूल खोलना है और उसके लिए I'm only getting funds from let's say someone who I know is a known criminal. So do you think that would be acceptable? क्योंकि at the end of the day my end is just does my end justify the means? This is just a rhetorical, perhaps philosophical question. तो ये दो क्वेश्चंस हैं मेरे, फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला और दूसरा ये इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी एवरीथिंग इज कोशर। देखिए जहाँ तक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला सवाल है ना, मैं जिस हल्का फिक्र से मेरा ताल्लुक है, हमें तो स्टेट के अंदर कोई रिडीमिंग फैक्टर नज़र ही नहीं आता। स्टेट जो है वो है ही कैपिटलिस्ट क्लासेस की टूल है, ये ड्रामेबाजी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिक बात करें डिटेल में जा सकते हैं, बट ये सिर्फ नाम तब्दील किए गए हैं। कैपिटलिज्म की मशीनरी बिल्कुल वैसी ही चल रही है, इफ एनीथिंग स्पीड अप की जा रही है। मतलब आपकी लोकल बोर्जुआजी का बहुत बड़ा हाथ था, चाइना को वो रिस्क भी ज्यादा कर लेते। नॉट दैट आई एम अ फैन ऑफ नवाज शरीफ और एनीथिंग, बट दे स्टिल हैड मोर ऑफ एन इंटरेस्ट इन रेजिस्टिंग चाइनीज इंपीरियलिज्म। विद इमरान खान यू विल नॉट सी दैट एज मच। वो बातें अपनी जगह पे होती रहेंगी। मैंने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात की थी, ये आप देखिएगा 20 साल में पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की कितने ज्यादा स्टॉक्स बनेंगे और कितनी ज्यादा इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी। all the big business owning families of Pakistan are already making plans of doing this with the banks. But anyway, I might begin to sound like conspiratorial, but unfortunately मेरी फैमिली के अंदर either मेडिकल डॉक्टर के लोग हैं या फिर बाकी सारे हाई फाइनेंस के लोग हैं। तो जो हाई फाइनेंस वाली खबरें जो है वो मुझे बहुत ज्यादा मिलती हैं अंदर की। एंड रियली आई डोंट थिंक पाकिस्तान का इसमें, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपका कुछ कर सकती हैं। बट हैविंग सेड दैट, yes, there are small interruptions that we can bring about. So for example, you know, अगर आपका कोई किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, जहाँ पे लोकल आबादी को जो है वो हटाया जा रहा है, किसी मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसके अंदर आप अपनी लोकल बॉडीज का बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं, उनका ले सकते हैं। मतलब वो दैट इज, आई वुडंट से, you know, these kinds of disruptions, interruptions that we can bring about at a very small level. Yes, we should always do that. But we should always also be careful कि I don't think बड़े लेवल पे कोई massive redistribution of economy जो है वो आपको नजर आने वाली है in Pakistan. That is not going to happen. Now the next question that you had was about do ends justify the means. देखिए ये तो खैर बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट है। मतलब एथिक्स के ऊपर, एथिक्स के अंदर इसका there is no clear answer. I'll give you my opinion. मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा प्योरिस्ट हूँ। I don't think we should sort of use the language of ends justify the means. मैं उसको इस तरह से देखूंगा कि I'll give you an example. अगर आप इस्लामी मतलब हमारे उलमा को जैसे you know the classical उलमा, आप उनकी ट्रेडिशन को देखें, उनके बहुत सारे लिटरेचर उनका मौजूद है on how to deal with rulers, right? How to deal with हुक्मरान। उसके अंदर वो इस तरह की वो बातें करते हैं कि जी आप हुक्मरानों से जितना ज़्यादा उनकी राह को तर्क कर सकते हैं करें। अगर वो आपको ज़बरदस्ती बुलाएं मतलब तो ना जाएं अनलेस आपकी जान का ख़तरा हो। अगर जान का ख़तरा हो तो चले जाएं, अगर वहाँ पे जाएं तो दूर रहें।
मतलब उनके करीब जाके ना बैठे। अगर आपको करीब बुलाया जा रहा है, जान का खतरा है तो चले जाएं, चलें ठीक है, ये भी आपने अगर हो गया। अच्छा, अगर आपको वो पैसे दे रहे हैं तो ना लें, अगर वो जान का खतरा है आपको फिर भी पैसे दे रहे हैं तो चले ले लें। फिर उसके बाद उस पैसे का क्या करें जी, उसको क्या कहते हैं, आम आवाम में उसको बांट दें। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इस तरह की लॉजिक जो है, उन्होंने हुक्मरानों के बारे में बात की थी क्योंकि उस जमाने में हुक्मरान ही आप समझे कैपिटलिस्ट थे। तो अगर आप उसको आज के जमाने में लगाने की कोशिश करें, मैं तो यही कहूंगा कि जितना रास्ता आदमी तर्क कर सकता है करे बेहतर है, राइट। बट अगर आप उससे को ऑप्ट हो रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यस, फलाही काम की तरफ इस्तेमाल करें, दैट इज मच बेटर। और अगर फलाही काम कर रहे हैं तो उसको इस तरह से सोचें, मतलब हम लोग ग्रेजुएट स्कूल में जब पीएचडी वगैरह में थे तो हम लोग इस तरह की बातें करते थे कि यार ये हम जिन यूनिवर्सिटीज में जहाँ से हमारी वो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वो सारा का सारा पैसा उसी फंड से आ रहा है जो हमारी यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, राइट। उसी के ऊपर हमारी पैसा जनरेट होता है, उसी से हमारी स्कॉलरशिप भी आती है। तो हम कहते थे ठीक है हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके जरिए जो सिस्टम है उसको क्रिटिक करेंगे। तो आप मतलब डिसरप्टिव मोमेंट आप उसको यही समझ लें कि आप उसको इन्वर्ट कर देते हैं। If you're doing something like that, you know, I mean, I leave that into the hands of your individual conscience. और again, मेरी कोई जगह नहीं है इतनी ज्यादा एथिकल एडवाइस देने की, मैं एनालिसिस ज्यादा बेहतर करता हूँ। मगर मैं यही कहूंगा कि इंडिविजुअल कॉन्शियस पे बात रख के देख लें, अगर आपका क्या कहते हैं उसे, कॉन्शियस आपका जो है आपको अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो छोड़ दें। बहुत खूब, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, जिसका बहुत शुक्रिया। आई थिंक एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड वेरी नाइसली आल्सो, इट वाज वेरी एंगेजिंग, एंड मे बी वी टेक दिस डिस्कशन ऑन एट सम पॉइंट, आई मीन एज अ सेपरेट पैरेलल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम मोर देन हैप्पी टू डिस्कस इस्लामिक फाइनेंस। मेरी कंप्लेंट्स, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उमर। ओके जी, खुदा हाफिज़।